नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हजील आईस एकेडमी में। और अभी हम लोग करंट अफेयर्स में आज करंट में जो टॉपिक देख रहे हैं वो है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियाँ। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस। देखिए, इस बार आप लोग 2025 का एग्ज़ाम तो आप में से कोई दे नहीं रहा, बट आपको पता होना चाहिए कि आगे फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जब तक हम दोनों तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज करते रहें लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस ना करें, मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं, सो तैयारी आपकी आधी अधूरी है। यहाँ ये जो टॉपिक है तो आप इसे मध्य प्रदेश का जो लोग सिर्फ कितने लोग हैं जो सिर्फ एमपीपीएससी देंगे, सिर्फ एमपीपीएससी, कोई भी नहीं है इसमें, राइट? अगर होते तो मैं उन्हें बताता कि कैसे इसको यूज़ करना है। सो यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज, ये दोनों जगह आएगा, बट यूपीएससी में ये फेवरेट टॉपिक है, सो वहाँ आना ही आना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश वालों को अब दिक्कत नहीं रहेगी, यहाँ पे वो भी मिलेंगे आपको नोट्स उसके, ठीक है? और ये आज अपलोड भी हो जाएंगे साइट पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती कि आखिर ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? कोई बताना चाहेगा आप में से कोई कि इंडिया का टोटल अगर ट्रेड देखें, फॉरेन ट्रेड, तो 90% कहाँ से होता है? मैरीटाइम से। ठीक है, जो सी लाइन जो है हमारी कम्युनिकेशन के लिए, उनके थ्रू होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो भारत के पास लगभग देखो प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्टल रेखा या तट रेखा है बोलेंगे। और कितने हमारे मेन जो बंदरगाह है? 13। तो आपने 13 में से बंदरगाह कुछ जानते हैं कोई जो प्रीलिम्स में आते हैं? कांडला कहां पर है? कहां पर है? फिर से बोलिए। तीसरी बार में उत्तर देंगे तो क्या होगा आपका, जरा सोच के देखिए प्लीज। थोड़ी मेरी बातें बुरी लगेंगी लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, कांडला कहां पर है जानना चाहिए कि कहां पर है कांडला। ठीक है ना, गुजरात। आपने गुजरात पहुंच गए। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। पारादीप कहां पर है? उड़ीसा। ठीक है, विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ऐसे आपको ये याद रखने। आपको लग रहा होगा अरे कुछ नहीं है तो ऐसे ही आ जाता है, ऐसे नहीं आएगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तय मान के चलो, चाहे वो प्रीलिम्स हो वो नहीं होगी तो मेंस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब लिखने को तो तब मिलेगा जब प्रीलिम्स भी क्वालिफाई गए। तो ये 13 के 13 बंदरगाह मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो कल प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिएगा। और ये 200 छोटे बंदरगाह छोड़ दीजिएगा, इनकी जरूरत नहीं रहेगी। अब अगर हम आते हैं तो भाई देखिए कैसे, अगर हम देखें तो आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, देन अगर हम देखें कि तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई, ट्रेड हो गया, एनर्जी सप्लाई और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी होते हैं, रणनीतिक क्या इनका इंपॉर्टेंस है, ये भी चीज़ें हैं। क्लियर है क्या है? क्योंकि हम सब झट से बोल देते हैं ये स्ट्रैटेजिक आता, अच्छा जियोपॉलिटिकल लोकेशन अगर देखें तो ऐसी है, चाइना ये कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। तो इंडिया का एक प्रोग्राम है सागर, उसको भी डिटेल में देखेंगे क्या है आखिर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर मेन जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, मेजर चैलेंजेस क्या है हमारे सामने। तो अगर देखेंगे सिक्योरिटी ऑफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई? हिंदी वाले भी परेशान ना हो, देख लें कि ये क्या होती है सी लाइंस। ऐसे समझिए ये परिवहन के लिए जो जहाँ से समुद्र में पोत जो चलते हैं, बड़े बड़े जहाज जो जाते हैं, उन लाइंस को कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का 90% ट्रेड कहाँ के थ्रू होता है? अगर हम देखें तो समुद्री मार्गों के द्वारा होते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखें कहाँ से? मैरीटाइम से। ठीक है, तो समुद्र के द्वारा होता है। और यहाँ पर किस तरह के खतरे हैं भाई इन सबको? अगर मान लो उस क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाए तो समस्या है, कोई पनडुब्बी हो तो समस्या है। ठीक है, सो कैसे हम देखेंगे कि अगर कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो वहाँ पे जो सबमरीन्स हैं या वॉरशिप्स हैं, ये लगातार उस जगह पे गश्त करते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और वो जो इलाका है वो कैसा हो जाएगा? अशांत इलाका हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पर। हमेशा कोई भी उस रूट से जाएगा तो उसको ये डर बना रहेगा कि पता नहीं कब कौन सी मिसाइल आकर के किसी कमर्शियल जो शिप है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्र में तो उस समय लगभग बंद हो जाते हैं। तो इंडिया का अगर देखें तो 90% ट्रेड अगर यहाँ से हो रहा है, सामान लाना ले जाना अगर हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। तो एक तो ये है। चलिए, नैन इसके बाद अगर हम देखें तो और क्या आ जाता है भाई? मैरीटाइम टेररिज्म। 26/11 सब जानते हैं, नाम सुना होगा। 26/11 में कोई एक आध नाम बताइए किसी टेररिस्ट जिसको पकड़ा था। अजमल कसाब, राइट? ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब इलाके से आया था वो। अब देखिए वो आए कहाँ से थे? बाई बोट आए थे। वो आए पाकिस्तान से, और मुंबई के पास उन्होंने एक मछुआरों की नाव को कैप्चर कर लिया।
उन मछुआरों को मार के समुद्र में फेंक दिया। उस नाव में बैठ करके फिर वो आगे कहाँ तक, और अपने साथ राफ्ट भी लाए थे वो, कि जो बड़ी नाव है उससे उतर के जो राफ्ट होती है जिसमें हवा भर के जो चलती है, उस राफ्ट से वो बिल्कुल कहाँ आ गए थे, गेटवे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, दो चीजें मैंने बोली हैं। गेटवे ऑफ, ओके ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में। थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें तो इंडिया गेट क्यों बनाया गया था, वेलकम करने के लिए। और भी कोई बताना चाहे, इंडिया गेट का भी जाइएगा। इंडिया गेट पे उन सैनिकों का नाम लिखा है जिन्होंने भारत के लिए या इंग्लैंड के लिए अपनी जान गंवाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सब के नाम उस पर अंकित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके पास ही अब वॉर मेमोरियल भी बना दिया गया, तो वहां भी आपको मिलेगा अलग से सेपरेट। जो अमर ज्योति जवान जो होता था बीच में होता था इंडिया गेट में, उसे हटा करके कहाँ पहुंचा दिया, वॉर मेमोरियल बिल्कुल पास में वहीं पर इंडिया गेट के सामने। सो ध्यान रखें, उसमें नाम जिनके लिखे हैं वो सिर्फ भारत के लिए नहीं लड़े, बल्कि इंग्लैंड के लिए लड़ने वाले लोग भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सो यहाँ अगर हम देखें तो 26/11 का सभी को मालूम है समुद्र के रास्ते से आए। तो ऐसे में जो आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं, समुद्री मार्गों का उपयोग करते हैं किसी भी देश पर आक्रमण करने के लिए। सो ये भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मैरीटाइम टेररिज्म भी है। और अगर ये है तो वो जो समुद्री रूट हैं जहाँ से जहाज आते जाते हैं उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है इस तरीके से। तो एक ये चैलेंज हो गया। देन इसके अलावा अगला आ जाता है तो भाई क्या, ये पायरेसी और आर्म रॉबरी, ठीक है, जो डकैती डाल दी जाती है। कई ऐसे देश हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं, जैसे कि वो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास के कुछ दिख रहे होंगे, फिर वहां पे सोमालिया दिख रहा है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, हाँ कहां पर है, कोई बता सकता है? मोना वहां हाथ रखिए जरा, जहां देखिए सोमालिया कहां पे है, इजिप्ट के नीचे तरफ देखिए जरा, कहीं दिख रहा है? अरब का आपको ओमान दिख रहा है, येमेन, इसके नीचे देखिए कहीं सोमालिया वगैरह दिख रहा है अफ्रीका में? ध्यान रखें वहां पर है। और आगे जाइए, ऊपर हाथ को बढ़ाइए, ऊपर, बस यही थोड़ा सा नीचे रखिए, सामने की तरफ ये ऑरेंज कलर का क्या दिख रहा है, इथियोपिया, और यहां पे सोमालिया दिख रहा है कहीं, ठीक है। ध्यान रखिए सोमालिया भी और सोमाली लैंड एक अलग ही कंट्री बन गया, ठीक है। सोमालिया के विद्रोही जो हैं गुट, उन्होंने सोमाली लैंड भी बना लिया, ध्यान रखें। और जो अभी गाजा स्ट्रिप वाला जब विचार आया था तो सोमाली लैंड वालों ने कहा कि भाई इन्हें हमारे यहाँ भेज दो, हम लेने के लिए तैयार हैं, बट हमें क्या करो, इंटरनेशनल लेवल पे मैं रिकॉग्नाइजेशन दे दो कि हम एक अलग सेपरेट कंट्री बन गए, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये खबरें आती हैं, कोई पूछेगा सोमालिया और सोमाली लैंड अलग अलग है, तो बिल्कुल अलग अलग है आज की डेट में। चलिए, सो अब ये क्या होता है, ये जो सोमालियन जो पायरेट्स होते हैं, ठीक है, कैप्टन जैक नहीं आता आजकल यहाँ पर, बट ये लोग आते हैं। सो ये आते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ पर जहाज़ों को कब्जे में ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, वसूली करेंगे। ये मतलब एक तरह से जहाज को क्या करेंगे, कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया पूरे स्टाफ। फिर भारत से या जिन जिन देशों के वो लोग हैं उन देशों की सरकारों को छुड़ाना पड़ेगा अपने नागरिकों को, तो इस तरह से वो लोग पैसे ले लेते हैं, ठीक है। और कई लोग मारे भी जाते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, ये अरब सागर या बंगाल की खाड़ी वाला जो पूरा इलाका है, यहाँ पर फिर हमारा भी नेवी का और कोस्टल गार्ड का, और कोस्टल गार्ड तो पास में रहेगा, यहाँ तक तो नेवी जाएगी, तो उनका लोड बढ़ जाता है। बट ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, ज्वाइंट जो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभियान चलाए जाते हैं, वो सब होंगे। तो यहाँ हम देखें अफ्रीका का जो हॉर्न क्षेत्र, जो वो जो देश हैं जहाँ पे बताया आपने हाथ रखा, उन सभी को, तो ज्योग्राफी में आपने क्या ध्यान देना, मैप में क्या ध्यान देना कि ये कौन सी जगह है, ठीक है। हो सकता है यहाँ आपने पढ़ा है, लेकिन ये जो टर्म आया ना, क्या आ गया भाई टर्म ये, सो आपको पता रहना चाहिए कौन सी जगह पे है, ठीक है। ध्यान रखें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आता है कि और क्या क्या होता है भाई, स्मगलिंग होता है, इनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें क्या करते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं तो हथियार भी एक से दूसरी जगह लेके जाएंगे, ड्रग्स भी लेकर के जाएंगे, और गोल्ड भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो सब भी होता है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होगा, मानव की भी तस्करी की जाती है, ठीक है। क्या गायों की तस्करी की जाती है कहीं पर, गायों की तस्करी कहीं की जाती है? इंडिया की किसी बॉर्डर पे, कौन सी बॉर्डर है वो, बांग्लादेश बॉर्डर, ध्यान रखिएगा। गाय, गाय, अरे वो गाय आपका दोस्त गाय नहीं, यहाँ पे गौ माता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भारत से बांग्लादेश लेके जाते हैं, आप सभी जानते हैं क्यों, कहाँ लेके जाते होंगे, स्लॉटर हाउस लेके जाते होंगे काटने के लिए। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ड्रग्स हो गए, हथियार हो गए, और मानव की तस्करी समुद्री मार्ग के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे डी कंपनी का नाम आप जानते हो, कई फिल्में हैं, जब आप पैदा नहीं होते उसके पहले से चल रही हैं। सो ये दाऊद इब्राहिम गैंग, भले वो आज उतने पावरफुल नहीं, लेकिन गैंग तो चल ही रहा उनका, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हैं वो। ये लोग यही काम करते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं।
तो ये क्या करेंगे, ड्रग्स वगैरह। और ये अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर किसी देश में ड्रग्स भेजा जाता है तो देश का नुकसान क्या है, जानना चाहता हूं आपकी एक सोच, क्या नुकसान होता है? ड्रग्स, ड्रग्स तो अच्छे होते हैं, लेंगे बढ़िया हेलुसिनेशन होगा, बढ़िया आसमान की यात्रा करके आएंगे, मजे नहीं आएंगे, एफिशिएंसी कम होती है। और इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज होती। और भाई आप लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं इन्होंने ही बस, ऐसा नहीं, आप लोग भी बोल सकते हैं, जो भी लगता है समझ में आता है। और क्या नुकसान होते हैं, सेम वैसे कर रहा दो जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं ना, शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं, बस ऐसे जोड़ दो उसको, ठीक है। अब देखिए, एक मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल बात बताता हूँ आपको। ओपियम वॉर, वॉर नंबर 1 और 2 चाइना में हुए थे। ब्रिटेन के लोग क्या करते कि ट्रेड को अपने फेवर में करना था, तो चाइना में क्या करेंगे, चाइना से जो सामान यहाँ लेके आते थे बदले में उनको देना पड़ता था बुलियन, मतलब गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था। उस समय डॉलर वगैरह तो था नहीं, और उनकी जो करेंसी थी वो उनके लिए इतनी काम की थी नहीं कि भाई ये बड़े लेवल पर ट्रेड होता। तो उस समय क्या होता था, सामान ही दिया जाता था। तो चाइना, माफ कीजिए, ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया के अंदर अफीम पैदा करता, तो अफीम को कहाँ लेके जाता था, चाइना में, और बदले में चाय लेके आता था, सिल्क लेके आता था। फिर वहाँ पर विद्रोह हुए, ठीक है, बॉक्सर विद्रोह हुआ, ओपियम वॉर हुए, वो तो अफीम बेचने के लिए हुए, लेकिन बॉक्सर विद्रोह हुआ, क्या बोला चाइना के लोगों ने कि ये हमारे देश के लोगों को क्या बना रहे हैं, अकर्मण्य बना रहे हैं, कि मतलब कुछ नहीं करना चाहता इंसान, नशे में रहेगा तो कुछ करेगा नहीं, कर पाएगा कुछ भी। तो यार ध्यान रखे, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है, पूरा युवा। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, देखिएगा कभी, ठीक है, ये चीजें दिखती हैं। सो अब अगर ये चीजें आएंगी तो होगा। इसके अलावा हथियार जो है वो किसके पास जाते हैं, लाइक हमारे इंडिया में देखें तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में चला रहे हैं। अब ये देखिए वहाँ पे मणिपुर में आप सबको पता है अभी भी शांति नहीं स्थापित है, मैती और कुकी दो ट्राइब्स के बीच में चल रहा है, लगातार क्लैशेस हो रहे हैं। हथियार कहाँ से आए उनके पास, कभी सोचा? म्यांमार के थ्रू आ रहे होंगे, कोई ना कोई कौन लेके जा रहा होगा उनको, यही तस्करी करने वाले। अब बड़े पैमाने पे समुद्र के रास्ते लेके आते होंगे, कार्गो शिप में चला जाता होगा वहां से उन तक। तो ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, डिफेंस फोर्सेस हैं उनको लॉस होता है, इकोनॉमी को लॉस होता है, और पूरा का पूरा कंट्री की इमेज खराब होती है कि भाई वो अपने एक स्टेट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो सेंट्रल में रूलिंग पार्टी वो वहां रूल करती है, लेकिन हुआ क्या, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा आर्टिकल 356 को यूज करते हुए। क्लियर है? तो आपने कनेक्ट करना है घटनाओं को कि भाई इसका असर क्या होता है, सिर्फ पढ़ के नहीं निकल जाना, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए तो आप उसका सामना कर पाए। चलिए अब अगर हम यहां पर देखें, क्या अवैध रूप से या बिना अनुमति के फिशिंग करना, ठीक है, इनलीगल तरीके से फिशिंग करना है, बिना रिपोर्टिंग के फिशिंग करना, इसके क्या नुकसान होते होंगे? इन जहाजों में भी कहीं ना कहीं इनलीगल एक्टिविटीज को प्रश्रय दिया जाता है, हथियार आ सकते हैं, ड्रग्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें। तो लेकिन यहां पे हम बात करें तो भारत के जो मछुआरे हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनकी इकोनॉमी तो चौपट हो जाएगी। वो जो मछुआरे जाते हैं, ठीक है, हर देश का एक इलाका होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोस्टल लाइन से कितने किलोमीटर तक होता है, कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, वो 200 माइल्स तक होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये ध्यान रखें, एक नया वर्ड हमने क्या सीखा, जो है लिखा नहीं है, लेकिन हम जब बातचीत करते हैं तो वो आते हैं। तो अब आपको पता रहे कि जो कोस्टल लाइन तट रेखा है वहां से 200 किलोमीटर तक ये होती हैं चीजें, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड में क्या डिफरेंस हो, तो हम कहेंगे भाई देखो क्या है, नेवी तो उसके बाहर भी जाती है, बट जो कोस्ट गार्ड है वो कहां तक जाएगा, सिर्फ इसी एरिया तक जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। फिर आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि चलो ये तो आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला, इंटरनेशनल बॉर्डर कहां तक होती है किसी भी देश की, है ना, कि कहां तक किसी दूसरे देश की भी अगर कोई भी यहां से शिप निकलता है तो क्या उसे परमिशन लेनी होती है? बिल्कुल परमिशन लेनी है। अगर इंडिया की टेरिटरी से जा रहा 200 किलोमीटर तक के, तो उसको परमिशन लेनी ही पड़ेगी कोस्टल गार्ड से और नेवी से। वो जैसे हम देखते हैं ना आसमान में रडार चलते हैं, उसी तरह से पता चलता है कि कौन सा फाइटर जेट है, कौन सा कॉमर्शियल प्लेन है। यहाँ पर भी जो सी के अंदर भी इसी तरह से होता है, ठीक है। रडार्स होते हैं, डॉपलर सिस्टम होता है पानी के अंदर के लिए, और ऊपर के लिए रडार्स होते हैं जो रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, सो ध्यान रखें, इससे भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी बताइए प्लीज। एक था भारत में कई सारे लोग आए आक्रमण करने, एक व्यक्ति था जिसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, कोई नाम बताएगा उसका, क्या नाम था उसका? उसने 1510 में गोवा को अपनी कैपिटल बना लिया था,
1510 अल्बुकर्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन थे? पुर्तगीज लोग थे ये, ठीक है। वास्को डी गामा आया 1498 में, लेकिन हाँ ये 1510 में गोवा को कब्जा कर लिया था, बीजापुर से छीन लिया था, उसको अपनी कैपिटल बना लिया था, ठीक है, अल्बुकर्क। और उसके बाद अल्मेडा, ये नाम आएंगे। तो जब भी अगर यहाँ ब्लू इकोनॉमी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी की, जिसका भी समुद्र पर कब्जा हो जाएगा वो पुराने टाइम में पूरे के पूरे इंटरनेशनल ट्रेड पर कब्जा कर लेता था। जैसे आज क्या है, जिसने स्पेस पर, तो एयर, जो हम बोलेंगे कि जो एयरफोर्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जिसके पास होगी वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो हम ये देखेंगे कि भाई विदेशी लोग हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ लेंगे तो किसको दिक्कत होगी? हमारे मछुआरों, फिशरमैन्स जो हैं उनकी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है, समुद्र से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उस पर बुरा असर पड़ेगा। चलिए देन फिर ये मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी वाला क्या मुद्दा है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए आधुनिक जो भी मॉडर्न जो भी हम देखते हैं शिप होते हैं, ठीक है, कार्गो शिप हुए या वार शिप हुए, किसी भी तरह के, वो किस पे से चलते हैं? आजकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है सब सारी की सारी चीज़ें। तो आधुनिक जहाज हो गए, पोर्ट्स हो गए, कंटेनर मैनेजमेंट हो गया, ये सारे के सारे किसको यूज़ करते हैं? आईटी को यूज़ करते हैं। अब ऐसे में अगर इन सब चीज़ों को हैक कर लिया जाता है, किसी तरह का साइबर अटैक किया जाता है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आप सोच के देखिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। एक ये चैलेंज एक बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर पूछेंगे तो हम बोलेंगे आतंकवाद होगा, ये होगा, वो होगा, बट इसको हम छोड़ के चले जाते हैं। और क्या चैलेंज होगा? ठीक है, आप सब फोन वगैरह यूज करते हैं, एक तो हमने देखा है कि सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन, अगर सैटेलाइट ना काम करे तो कैसे चलता होगा? एक से दूसरे देश के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? समुद्र के अंदर नीचे से केबल बिछाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केबल्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाले केबल बिछाए जाते हैं, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन चलता है। अगर सैटेलाइट वगैरह पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए किसी ने, ठीक है, तो कोई ना कोई तो तरीका चाहिए कम्युनिकेशन का। आज कबूतर तो उड़ाएंगे नहीं, जा कबूतर जा, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? तो सुना है किसी ने जा कबूतर जा? चलिए अच्छी बात है, सुन रखा है, गाना है पुराना, ठीक है, ध्यान रखें। सो मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था तब वो मूवी आई थी, ठीक है, ध्यान रखिए, सलमान की पहली मूवी थी। अब यहाँ पर अगर, हाँ ये तो रह गया भाई, देखिए चाइनीज इन्फ्लुएंस देखें भाई, इसका क्या असर हो रहा है? चीन का प्रभाव और नौसैनिक विस्तारवाद, चाइना जो कर रहा है लगातार, ये क्या चीज है? इसको समझ जाइए ऐसे कि जो चाइना है, चाइना कहता है कि भाई इंडियन ओशन में अगर इंडिया भी पावरफुल दिखता है, इंडिया को काउंटर करना है, इंडिया को घेरना है, तो क्या करो, उसके आसपास के जितने देश हैं उन सभी के बंदरगाहों पर अपना कब्जा कर लो। कब्जे का मतलब वहां पे अपने बेस बना लो। और वो कैसे? हम्बन टोटा कहां पर है, कोई बताना चाहेगा? श्रीलंका, चिटगांव, चिटगांव, चटगांव जिबूती में नहीं, बांग्लादेश में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो भी ध्यान रखिए कितनी कमाल की जगह है, इसकी कहानी किसी दिन सुना दूंगा मैं आपको। ये है चिटगांव, ये देखिए ये। सो मैप में ऐसी तैयारी करनी कि आप जैसे मैप की तरफ बढ़े आपकी उंगली वहीं जानी चाहिए, तैयारी करेंगे तो आ जाएगा। ये है, ठीक है। अब इसकी कहानी थोड़ा सुना देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। ये जो दिख रहा है त्रिपुरा है, तो यहाँ से त्रिपुरा के बीच में बहुत कम दूरी है, क्योंकि जब ये चिकन नेक की धमकी देने लग गए थे, आपने खबरें सुनी होगी कुछ दिनों पहले, पिछले सप्ताह खूब खबरें आई थी, तो इंडिया ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बोल दी। मतलब इंडिया ने ऑफिशियल नहीं बोली, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें कहा कि भाई हम इसको, ये चिटगांव वाला इलाका हम पूरा हम कब्जे में ले लेंगे। या क्या करेंगे, चिटगांव वाले जो इलाका है यहाँ पे रोहिंग्यास ज़्यादातर आते हैं, म्यांमार से भाग के आते हैं, कहते हैं उनको ऑटोनोमस एरिया बना करके देंगे, फिर से बंटवारा कर देंगे। ये ध्यान रखें खबरें जब भी आती हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमें बंदरगाह का नाम मिला चिटगांव, तो आप समझ जाएं। ग्वादर कहाँ पर है? ग्वादर है ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। पाकिस्तान का ईरान में है ना ग्वादर? कंफर्म है? देखिए एक बार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान से लगा हुआ है। क्यों है ये? क्योंकि वहां पे क्या किया भारत ने, ईरान के किस पोर्ट पर अपना बेस बना लिया है जिसको डेवलप कर रहा है, उसका नाम है चाबहार। वो ईरान में जस्ट उसके बगल में है। गुड, अच्छी बात है, ध्यान रखते हो, ठीक है। तो कहाँ? ग्वादर, बिल्कुल जो सिंध वाला इलाका है ना पाकिस्तान का, ईरान के बॉर्डर के पास, तो वहां पे ग्वादर में, जो पाकिस्तान के ग्वादर को चाइना डेवलप कर रहा है, हम्बन टोटा जो श्रीलंका का उसको डेवलप कर रहा है, इसी तरह से मालदीव वहां के उनको पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। तो ऐसे वो क्या कर रहा है कि भारत को प्रेशर में लाने के लिए सब तरफ से वो घेर रहा है। और उसकी पॉलिसी वो क्या बोलता है?
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत लाता है कि भाई हमें को ट्रेड रूट है हमारे पुराने, हम उनको दोबारा खोल रहे हैं और हम उनको डेवलप कर रहे हैं। और जिस देश के पास मान लो उतना निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, हम उन देशों में जा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे, बदले में हमें वहां कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। इस तरह से जाते हैं। और होता यह है कि जिस देश ने एक बार पैसे ले लिए वो इतनी आसानी से उभर नहीं पाते। छोटे छोटे देश हैं, इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि वो उधार अपना लौटा पाएं। ठीक है, सो यहां हम क्या देखते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के तहत चाइना ने भारत के चारों ओर के जो बंदरगाह, हम्बनटोटा श्रीलंका हो गया, ग्वादर पाकिस्तान हो गया और चिटगांव बांग्लादेश हो गया, तो इन सभी इन जितने पोर्ट्स हैं इनका डेवलपमेंट कर रहे हैं। और वहां पर जब डेवलपमेंट करेंगे तो क्या लगा देंगे, अपने रडार्स लगा देंगे, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ अपने नेवल जो फ्रिगेट्स हैं या शिप हैं उनको वहां पर रखेंगे पूरे टाइम। तो इससे भारत की जितनी भी नौसैनिक गतिविधियां उसे लागे की, उन सब पर उनकी नजर होगी। ठीक है, कभी आपने सोचा कि कारगिल वाला वॉर क्यों हुआ था, टाइगर हिल पे क्यों कब्जा किया था? आप जितनी ऊंचाई पर होंगे, हाइट पर होंगे, थल स्थल की बात करें तो आप दूर से निगाह रख पाएंगे। हाँ, पुराने टाइम पे पहाड़ियों पर ही किले क्यों बनाए जाते थे, मीनारें बनाई जाती थी ऊंची ऊंची, निगरानी के लिए। अब ये काम रडार्स करते हैं। ठीक है ना, तो अब रडार्स करते हैं काम। सो यही चीज है कि भाई अगर वो वहां पे बेस बना लेंगे तो उससे क्या होगा, इंडिया को काउंटर अच्छे से कर पाए। एक कुल मिला के इतनी सी बात है, एक प्रेशर माउंट करके रखेंगे तो जो पैसा डेवलपमेंट पे खर्च कर सकता है इंडिया, वो काय पे करेगा, हथियारों की दौड़ में आ जाएगा, वो भी आम रेस में आ जाएगा। भाई हमें भी एक वॉरशिप बनाना है, एक सबमरीन बनाना है, फिर कहेंगे हम लेजर वेपन बनाएंगे। अभी तो लेजर वेपन का एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा भी दिया, डेमो भी दे दिया है, उसमें हम चर्चा करते हैं। बस अभी इनकी खबर खत्म करके चलिए अब और क्या है भाई, और देख लेते हैं। सी लेवल भी राइज कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी कि मुंबई को लेकर के कि भाई किस तरह की 10 मीटर के अंतर रह रहा है और जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है उसका क्या असर हो रहा है। तो यहाँ अगर देखें तो क्या हो रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है और इसका रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज की जब बात करेंगे तो यहां पर ये नहीं लिखा कि भाई ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, तो आप बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। फिर एक और सवाल बनेगा, ये ग्रीन हाउसेस कौन सी हैं, तो उन 5 गैसेस का कम से कम नाम याद कर लीजिएगा कि वो कौन कौन सी हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, मेरी बातें किसी को भी आश्चर्यजनक लगती हैं क्योंकि अगर वो पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन वर्ड्स को जिन्हें मैं ज्यादा कहता हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ, उनको ध्यान देना, उनको लिख लेना आपने। ठीक है, उनको बार बार पढ़ना, वो चीजें निकाल लेनी है। क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, आपको ये 1.5 साल बाद पता चले एग्जाम देने के बाद, तो बेहतर है कि अभी आप जान लें कि जिन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है, मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूं, कम पढ़ा के ज्यादा आपको समझदार बनाना है। सो हम यहां क्या देखेंगे, इसके अलावा क्या हो रहा है, बाढ़, साइक्लोन्स, फ्लड हैं, साइक्लोन्स हैं, और इसके अलावा सुरक्षा, कम्युनिकेशन, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, प्रभावित होंगी। 2004 में एक सुनामी आई थी, दिसंबर 2004। ठीक है, और उसका असर इतना हुआ था कि कई महीने लग गए थे दोबारा उसी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। और हम कहते हैं ना, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वो गायब हो चुका है ही नहीं वो अब। तो ध्यान रखिएगा, अब इंदिरा पॉइंट जैसी वो जगह जो थी पहले वो वहां दिखती नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अब सुनामी क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? मैंने सुनामी एक वर्ड बोला, टी से शुरू होता है भाई, ध्यान रखना अंग्रेजी के वो। ठीक है, वो जापानी शब्द है, बताइए। ओशन में क्या होता है? ठीक है, ये आपने बोला जिसे हम ऐसे ही सामान्य तौर पे सुनते हैं। होता क्या है, ये लहरें कब बनेंगी? वाटर पार्क गए हैं आप लोग? वाटर पार्क तो मस्ती करने गए होंगे कभी, वहां भी देखते हैं ना लहरें आती हैं, मजा आता है, बट यहाँ मजा नहीं आएगा। देखो क्या होता है, अर्थक्वेक आया। अब ये जो अर्थक्वेक आया, इसका जो एपी सेंटर है या फोकस पॉइंट हम बोले हैं, सेंटर पॉइंट जो है वो कहाँ है, समुद्र के अंदर है, समुद्र में है। अब जब धरती हिलेगी, वाइब्रेशन पैदा होंगे तो पानी भी हिलेगा, वो बड़ी बड़ी लहरें पैदा करते हैं। और वो लहरें जब कोस्टल एरियाज में टकराएंगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तभी क्या करते हैं कि कहा जाता है अगर सुनामी आ रहा है या ऊंची लहरें आ रही हैं तो जितनी भी नाव हैं या शिप हैं उनको समुद्र के बीच में ले जाओ, क्योंकि किनारे रहेंगे तो वो यहाँ से उठा के जमीन पे पटकेगा ना पानी, तो इतना ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो सुनामी क्या है, समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आते हैं तो उससे पैदा होने वाली वेव्स जो होती हैं सी में, वो सुनामी का रूप ले लेती, बहुत बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखें
कि यहां पर भारत क्या कर रहा है रिस्पॉन्स में, कुछ क्या स्ट्रैटेजी है भारत की। तो एक है सागर। अब ये सागर क्या चीज है, तो हम पहले सागर पे ही बात करते हैं। सागर क्या है पहले इसे समझते हैं। 2015 की रणनीति है, मोदी जी ने जिसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए सागर क्या है भाई, ये देखो ये सागर क्या है, ठीक है, यहां भी देख लीजिए सागर क्या है, ठीक है। तो ये 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। अब ये क्या है भाई सागर, तो देखिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब उस क्षेत्र में कहां पर, इंडियन ओशन वाले इलाके में जितने भी देश हैं उन सबको शामिल करने की बात करते हैं। पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। और ये क्या लग रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल के काउंटर में लग रहा है कि भाई ठीक है चाइना ऐसा कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ के जितने आइलैंड कंट्रीज हैं या जितने भी इस तरह के देश हैं जिनका समुद्र तट है, वहां उनके बेस अगर हैं, कोई पोर्ट है, हम भी तैयार करेंगे, अपना बेस बनाएंगे, ठीक है। सो इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण समुद्री रणनीति है जिसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, पेश किया। इस नीति को क्या करते हैं, इंडियन ओशन रीजन में, IOR, ठीक है, एक किस तरह का कि भाई इन देश जितने भी देश हैं इंडियन ओशन में उन सभी के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे बनाओ। और भारत की पॉलिसी और क्या कहलाती, भारत भी इसको बोलता है ब्लू वाटर पॉलिसी। उस समय पुर्तगीज ने कहा था, आज इंडिया बोलता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अगर है हमारी तो इंडियन ओशन में हम एक छत्र राज करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखेंगे। अब सागर, अब इसको नीचे करूं, लिख लिया आप लोगों ने, बस ये नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। और क्या क्या कर रहा है भाई, और देख लेते हैं हम लोग जरा। चलिए अब देखिए, तो एक तो ये हो गया कि भाई पूरे जो रीजन है इंडियन ओशन का, उसमें जितने देश हैं उन सबके साथ क्या करना है, हमें कॉपरेशन करना है, कॉपरेशन बनाना है। तो हम उन्हें क्या करेंगे, किसी को लाइन ऑफ क्रेडिट दे देंगे कि भाई आपको जो सामान चाहिए आप हमारे यहाँ से ले लो, हम आपको इतना क्रेडिट पे दे रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ बनाना है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी करवाना है, कोई प्रोजेक्ट लगाना, तो वो सब चीज़ें तो उस तरीके से करेंगे। देन इसके अलावा ये क्या है भाई, इंडियन कोस्टल गार्ड और इंडियन नेवी, ठीक है, इन सब का भी क्या होगा, इनकी निगरानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनकी निगरानी। तो हम ये भी काम करते हैं कि इनकी निगरानी हम ज़्यादा बढ़ा करके रखते कि भाई वहां पर पूरी उस पर नज़र रखी जाए, ठीक है, क्लियर है। देन इसके अलावा और क्या चल रहा है हमारा, कोस्टल पुलिस स्टेशन भी होते हैं। और ये जो कोस्टल पुलिस स्टेशन है किसके अंडर आते हैं, अब सवाल ये आएगा, तो ये आते हैं स्टेट पुलिस के, ध्यान रखिएगा। कोस्टल गार्ड नहीं आता है स्टेट पुलिस के अंडर, नेवी तो आती ही नहीं है, तो ये किसके अंडर आते हैं, कोस्टल पुलिस स्टेशन स्टेट पुलिस के अंडर आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, कोस्टल पुलिस स्टेशन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, प्रश्न यहां से बने तो आप गड़बड़ी ना करें वहां पर। देन फिर क्या है भाई, अगला देखते हैं, ये क्या है भाई, इसको देखते हैं, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, कहां के लिए, ये इंडियन ओशन रीजन का। इसमें क्या करते हैं कि जो समुद्री सूचनाएं हैं उनका आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर मैरीटाइम इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो सभी देश आपस में जो भी इस रीजन में इंडियन ओशन वाले में वो इस शेयर करने से क्या फायदे मिलेंगे, पायरेसी वाली घटनाएं हो रही उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, या कहीं पे आम अगर हम देखें कि सशस्त्र लोग आ गए और जहाजों को लूट लिया तो उसको हम रोक पाएंगे कि तेजी से इंफॉर्मेशन एक से दूसरी तक पहुंच जाएगी, तो जो भी जहाज नजदीक होगा वो पहुंच जाएगा। कई बार आप अखबारों में सुर्खियां देखते हैं कि भारत के कोस्टल गार्ड ने, इंडियन नेवी ने फ्रांस के जहाज को बचाया, फ्रांस के झंडे, क्यों, क्योंकि वो उनके पास तक उन्होंने SOS मैसेज भेजा। SOS मतलब इमरजेंसी वाला, सेव अवर सोल, SOS मैसेज बोलते हैं उसको। या जैसे आप फ्लाइट्स में सुनेंगे मे डे, मे डे का मतलब ये होता है फर्स्ट मे मतलब मे डे बोलते हैं उसको, और कुछ नहीं, मे डे का मतलब कि इमरजेंसी है, अब फटाफट हमें बचाइए, कुछ रिस्पांस दीजिए। तो उस स्थिति में जो भी जहाज पास में होगा तो सब तक वो मैसेज भेजा जाता है, जो पास में होगा वहां चला जाता है, तो इससे से बचाव अभियान चलाए जाते हैं। तो इस सूचनाओं का आदान प्रदान आप समझ गए कितना जरूरी है। देन इसके अलावा और क्या है भाई, ये देखिए डीप ओशन मिशन, ये क्या है, गहरे समुद्र में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको निकालना और उसको इस्तेमाल में लेना। क्या आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीजें होती होंगी, बिल्कुल जैसे हम धरती पे मिनरल्स देखते हैं उसी तरह से समुद्र की जो तलहटी है, बैड है, ठीक है, सी बैड जिसे बोलते हैं, वहां से भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको जो भी रॉ फॉर्म में आएगा ध्यान उसको फिर क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये भी हम कर रहे हैं लगातार इससे कि भाई हम वहां से भी रिसोर्सेज, तभी तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें कि हम क्या करेंगे, तेल निकालना है तो क्या करते हैं, गैस के तेल होते हैं ना, मतलब गैस के कुएं होंगे या पेट्रोलियम जो भी है, कोई एक नाम बताइए, बॉम्बे हाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे बॉम्बे हाई, कहां पर, ये बॉम्बे वाला जो कोस्टल एरिया वहां पर है बॉम्बे हाई।
आलिया बेट, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से कहाँ पर है, गोदावरी रिवर का जो मोहाना है, जो डेल्टा है वहाँ पर भी है, वो रिलायंस के हैं। ठीक है, चलिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने अगर मैं एक क्वेश्चन रखूँ तो प्लीज़ आप इसे लिखें जरूर, जरा लिखिए फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए पहले, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों, सभी लोग क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। क्योंकि आपकी तैयारी तब तक मुकम्मल नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, जब तक कि हम टॉपिक के साथ साथ आपको लिखने की आदत ना डालें। ठीक है, सो प्लीज़ फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए और फिर आप लोग मुझे लिख करके दिखा दीजिएगा। लिखना क्या है, अब आपको ये समझ में आएगा। आप कहेंगे तो नोट्स दोबारा एक बार खोल देंगे, आप कहेंगे अभी के अभी सेंड कर दो तो अभी के अभी सेंड कर देता हूँ। उस ग्रुप में तो सभी है ना आदित्य, जिसमें आपने मुझे ऐड किया है? अच्छा ये लोग नहीं है, अच्छा इन लोग को भी ऐड कर लो ना, तो एक ही उस पर भेज दिया करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। क्योंकि उसमें सर भी है ना, तो एक ऑफिशियल ग्रुप हो गया, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने प्राइवेटली बच्चों को भेजा कुछ। तो चलिए आप लोग जब तक लिखिए तो मैं यहाँ पे वीडियो को तो समाप्त कर ही दूं कम से कम। सो फ्रेंड्स, आपने अब तक जो भी चीज़ें देखी इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहली बार में नहीं समझ पाते तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और हमारे नोट्स जो हैं वो आप हजेला आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर जाइए, वहां से पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कीजिए। राइट फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे हम अगले दिन अगली क्लास में, तब तक आप लगातार रिवीजन अपना जारी रखिए। थैंक यू सो मच।